नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेज में। जैसा कि हम देख रहे थे पर्यावरण सीरीज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला, इस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा उसका पार्ट है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है, यानी वायुमंडल में आर्गन कितने परसेंट होता है? तो आर्गन की मात्रा आपका 0.93% होता है, आर्गन की मात्रा पर्यावरण में। अगला क्वेश्चन है, पौधों की सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बन पदार्थ है, यानी पौधों में सभी तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? ह्यूमस जो होता है सभी कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भारत का कौन सा है? मालवा का पठार क्षेत्र होता है। ये मालवा का पठार क्षेत्र जो है अवनालिका से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र, यानी जो हवाएं चलती हैं उसमें गड्ढे, जगह जगह गड्ढे, रास्ते बन जाते हैं नाली की तरह, उसे अवनालिका क्षेत्र बोलते हैं। ये जो चंबल घाटी का क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ा लोयस मैदान स्थित है, किस देश में स्थित है? आपके चीन में संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान चीन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची हुई मृदा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं वातोड़ मृदा। वातोड़ मृदा वो कहलाती है जो हवा द्वारा या किसी तूफान द्वारा उड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, उसे वातोड़ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधो मृदा के संस्तर को कहलाता है, तो होता है आपका संस्तर नंबर बी, यानी दूसरे नंबर संस्तर जो होता है वो अधो मृदा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा में औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, यानी मिट्टी में औसतन कितना कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? तो आपका ये होता है 5%। 5% औसतन कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है मृदा में। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आकिसन है। प्राकृतिक आकिसन किसे कौन सी चीज़ है? इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका प्राकृतिक आकिसन होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है, यानी क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा सबसे अधिक भाग लेता है? तो आपका होता है मैग्नीशियम, जो होता है क्लोरोफिल के निर्माण में अति महत्वपूर्ण तत्व होता है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या होता है? पोटेशियम। पोटेशियम के उपस्थिति में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं क्या कहलाता है? केशिका जल कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे केशिका जल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है, किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? ये होती है मटियार मृदा में। मटियार मृदा में जल धारण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जलांकृत मृदा में वनस्पतियां मिलती है, यानी जो मृदा जल के जिस पे हमेशा लगातार जल बना रहता है, यानी पानी की मात्रा अधिक होती है, उस पर कौन सी वनस्पतियां उगती हैं? आपके मैंग्रोव वन होते हैं, वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पतियाँ उगती हैं। मैंग्रोव वन के बारे में आप पहले देख चुके हैं, जिसकी जड़ें ऊपर निकली होती हैं जिससे वह श्वसन क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों के अवशोषण सर्वाधिक पीएच मान होता है, यानी पौधों की वृद्धि के लिए जो मृदा होती है उसमें कौन सा पीएच मान सर्वाधिक होता है? तो आपका 6 से 7 वहाँ पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा को धारण करने वाला मृदा कण है, यानी सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? वो आपकी मटियार मृदा होती है, जिसे क्ले भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपका अर्नेस्ट हैकेल ने किया था, जो कि 1969 में किया था। 1969 में किया था, इस सन भी पूछ सकता, आप लोग याद रखिएगा 1969 में। अगला क्वेश्चन है आपका,
पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारिस्थितिकी अध्ययन कहलाता है? तो आपका वातावरण एवं जीवों का समुदाय का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरण एवं जीव का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है, यानी रंध्रों का खुलना और बंद करना किस पे निर्भर है? आपके प्रकाश पर निर्भर होता है, यानी सूर्य के प्रकाश पर ये चीजें निर्भर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपकी एक जैविकी क्रिया है। जैविकी क्रिया बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए तथा डी तथा कैरोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है? आपके प्रकाश की। विटामिन ए और विटामिन डी और कैरोटीन के निर्माण में किसकी मुख्य भूमिका होती है? प्रकाश की। यानी विटामिन, सबसे अधिक विटामिन डी आपके प्रकाश में ही मिलता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्पदीप्तिकाली पौधे होते हैं। अल्पदीप्तिकाली पौधे क्या होते हैं? आपके तंबाकू है, सोयाबीन है, ये सब अल्पदीप्तिकाली पौधे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे जो ज़्यादातर छाया देते हैं उनसे क्या कहलाता है? हेलियोफोबस कहलाता है। ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? हेलियोफोबस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है। एंजाइम क्रियाशीलता का सबसे अच्छा ताप क्या होता है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की विकृतीकरण हो जाता है, यानी एंजाइम जो होता है वो विकृत हो जाता है किस ताप पर? 60 से 70 डिग्री के ताप पर वह विकृतीकरण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वृक्ष भारत में मिलते हैं। भारत में अल्पाइन वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? आपके 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये सब पौधे पाए जाते हैं, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई है। अस्थाई बर्फ लाइन की भारत में ऊंचाई कितनी है? 4000 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? देखिए, ज़्यादातर बीजे जो होते हैं जो अंकुरित नहीं होते उन्हें पहले कम ताप पर रख या पानी में रखकर या कहीं रखकर उसे उगा दिया जाता है। उसे क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। बसंतीकरण कहलाता है। किसान लोग हैं जो ये चीज़ें जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधे में प्रायः पत्तियां बदल जाती हैं। किसमें बदल जाती हैं? यानी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी पत्तियां प्रायः आपकी होती हैं कांटे में बदल जाती हैं, कांटों में इसे बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को मापा जाता है। आर्द्रता को किस मापन से मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है। मापन नहीं, इसे सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में मापा जाता है आर्द्रता को। अगला क्वेश्चन है, वनस्पतियों में सड़ने से गैस निकलती है। जो वनस्पतियां सड़ जाती हैं उससे कौन सी गैस निकलती है? आपकी मीथेन गैस निकलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। मीथेन गैस निकलती है वनस्पतियों के सड़ने से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस रंग में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण आपका लाल एवं नीले रंग में सबसे अधिक होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है, यानी CO2 का आपका अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा जरूर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 का अपचयन होता है एवं H2O का ऑक्सीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, सभी उपभोक्ताओं में गुड़ पाया जाता है। सभी उपभोक्ताएं जो होते हैं उसमें कौन सा गुड़ पाया जाता है? परपोषी गुड़ पाया जाता है, यानी दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उत्पादक कहलाते हैं। फूड श्रृंखला एक दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा जरूर, तब उसमें देखिएगा आप लोग इसे डिटेल में। द्वितीयक उत्पादक क्या कहलाते हैं? परपोषी उपभोक्ताएं एवं जंतुओं को क्या कहा जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। प्रथम
उपभोक्ता आपके जानवर वगैरह आते हैं जो मांसाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में आपके परपोषी उपभोक्ताएं जंतुएं आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त कहलाते हैं क्या कहलाते हैं? आपके प्रीडेटर्स कहलाते हैं, जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं। जो मांसाहारी जंतुएं होती हैं, जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब प्रीडेटर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वभक्षी कहलाते हैं, जो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों कहलाते हैं। इंसान भी एक तरह का सर्वभक्षी ही है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का मोहतर कहलाता है, तो आपका जो अपघटक एवं कवक होते हैं उन्हें प्रकृति का मोहतर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जैवी एवं अजैविक घटकों का संबंध स्थापित करने को क्या कहा जाता है? तो जहाँ जैविक एवं अजैविक घटक जो अपन संबंध स्थापित करते उसे अपघटक कहते हैं, अपघटक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजैविक पदार्थ की मात्रा को संज्ञा प्रदान की जाती है। कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? खड़ी अवस्था यानी स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसे जरूर याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपका हमेशा एक ही दिशा में होती है। किस दिशा में? एक ही दिशा में, दोनों तरफ नहीं होता है। खाद्य श्रृंखला का प्रवाह जो होता है ऊर्जा का, हमेशा एक ही दिशा में होती है। अगला क्वेश्चन है, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। कौन सा चीज होता है संबंध स्थापित करता है? वो होता है खाद्य जाल होता है, संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से गुजरता है। किसमें होता है ऊर्जा का प्रवाह? आप जानते हैं एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं होता है कई पथों से गुजरता है। वो होता है खाद्य जल में होता है, जो कई पथों से यानी कई रास्तों से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है, यानी ऊर्जा की मापन इकाई क्या होती है? ऊष्मा होती है, ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक की एक क्रियात्मक इकाई है, यानी प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? आपकी पारिस्थितिकी तंत्र कहलाती है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने संज्ञा प्रदान की। कार्ल मोबियस एवं फोर्ब्स ने पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा? आपका बायोसिनोसिस कहा। किसने? कार्ल मोबियस ने। और फोर्ब्स ने क्या कहा था? माइक्रोकोम्स कहा था। तो ये थे पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण का दूसरा वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर कमी जो रही होगी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।